नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी सिंह अनंत क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे भाषाई कौशल में कौशल के बारे में, भाषाओं के कौशल के 4 प्रकार के बारे में, जिसमें चौथा प्रकार है लेखन कौशल। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं लेखन कौशल यानी कि राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल आखिर होती क्या है, इसके अर्थ को पहले समझते हैं। कहता है क्या कि इसका अर्थ है कि जब हम ध्वनियों को प्रतीकों के रूप में व्यक्त करते हैं, जो मैं बोल रही हूं इसको जब प्रतीक के रूप में हम व्यक्त करते हैं तो कैसे व्यक्त करेंगे? लिखकर ही व्यक्त करेंगे करते हैं और उन्हें लिपिबद्ध करके भाषा को अस्थायित्व प्रदान करते हैं, तो भाषा का यह लिखित रूप कहलाता है। हम लोग भाषाई कौशल पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग कह रहे हैं क्या कि जो मैं बात कह रही हूं आपसे, इसको जो लिखित रूप में देने के लिए, तो जब अपनी कही हुई जो बात, जो ध्वनि मेरे मुंह से निकल रही है, उसको अगर मैं अपने कॉपी पे, कागज पे मैं उतारना चाह रही हूँ, तो उसके लिए मुझे किसकी जरूरत होगी? प्रतीक चिन्हों की जरूरत होगी। अच्छा, लिपिबद्ध तरीके से हम लोग जानते हैं कि हमारी भाषा कैसी है। भाषा कौन सी है हमारी बोलचाल की? देवनागरी लिपि में हम लोग लिखते हैं ना, देवनागरी लिपि है हमारी। तो कहता है क्या कि उन्हें लिपिबद्ध करके भाषा को अस्थायित्व प्रदान करते हैं, अस्थायित्व रूप प्रदान करते हैं। तो भाषा का यह कौन सा रूप कहलाएगा? लिखित रूप कहलाएगा। आपकी भाषा कोई भी हो, आप हिंदी लिख रहे हो, उर्दू लिख रहे हो, संस्कृत लिख रहे हो, पंजाबी लिख रहे हो, तमिल लिख रहे हो, तेलुगु लिख रहे हो, बंगाली लिख रहे हो, कोई भी, इवन इंग्लिश लिख रहे हैं, सभी क्या है? एक भाषा है। भाषा का हर किसी का लिखने का लैंग्वेज अलग अलग है। अब जैसे है कि आप देवनागरी लिपि हमारी हिंदी भाषा के लिए कही जा रही है, लिपि मेन वही मानी जाती है, क्योंकि उसी से सारे भाषा, संस्कृत से ही, संस्कृत मेन है ना भाषा, उससे क्या है सभी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। तो कहा जा रहा है क्या कि लेकिन सब में लिखने का तरीका अलग अलग है, प्रतीक चिन्ह सबके अलग अलग हैं। तो यह जो भाषा के बारे में मैं बता रही हूँ, लेखन कौशल, यह परिभाषा सब पे लागू हो रही, हर एक शिक्षण में लागू होगी। तो बात क्या कह रहा है कि जो हम ध्वनि कहते हैं उनको प्रतीक रूप में व्यक्त करने के लिए और उन्हें लिपिबद्ध करके, माने प्रॉपर तरीके से लिखकर, जिस भाषा को हम अपनी बातों को अभिव्यक्त करते हैं, अस्थायित्व रूप प्रदान करते हैं, तो भाषा का यह लिखित रूप कहलाता है। मान लीजिए कि ये बोर्ड पे मैंने ये जो चीजें लिखी हुई है, ये लिखित रूप है ना। ये ऐसा तो नहीं कि ओरल में बोल रही हूँ ओरली, बट ये क्या है? लिखित रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो इसमें क्या है? यह प्रतीक है, ये ज, ब, ये से आप समझ रहे हो ना कि मैं ज लिखा है, ये मैंने ब लिखा है, ये ह है, ये म है। जब हम, ये शब्द हमारे बन रहे हैं, तो यह क्या है? ध्वनि को मैंने प्रतीक रूप दिया है, ज। आ रही है बात समझ में? और कहता है क्या, इसको लिपिबद्ध तरीके से, मतलब एक प्रॉपर ढंग से, ताकि आपको यहां से यहां तक का वाक्य जो है ढंग से समझ में आ सके, इस तरीके से लिपिबद्ध तरीके से मैंने इसको प्रस्तुत किया है। तो उसको क्या है? इसको कहता है क्या? अस्थायित्व रूप प्रदान करना। तो भाषा का यह रूप क्या कहलाया? लिखित रूप कहलाया। आ रही है बात समझ में? तो अब लेखन कौशल का अर्थ हम समझ गए, अब इसकी परिभाषा देखते हैं।
परिभाषा बहुत अच्छे से दे रहा है कि जो आप लिख रहे हो, लेखक जो लिखना चाह रहा है, उसके भाव और विचार उसके लिखित रूप में वह अच्छे से प्रस्तुत हो सके, उसको हम क्या कहते हैं, लेखन कौशल। एक अच्छी लेखनी जिसको हम लोग बोलते हैं। लेखन कौशल ये नहीं कि जो कुछ भी मैंने लिख दिया वो लेखन हो गई हमारी, नहीं। उसको मैं आगे बताऊंगी कि लेखन के प्रकार में कहता है क्या, कि परिभाषा इस चीज को बहुत अच्छे से लेखन कौशल को ये बता रहा है कि भावों और विचारों की अभिव्यक्ति जब लिखित रूप में होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, लेखन कौशल इसको कहा जाता है। जो मेरे अंदर विचार है, जो मेरे भाव है, उसको मैं अपने कागज पे उतार रही हूँ, उसको मैं क्या कहूंगी, जो अभिव्यक्ति मेरी होगी उससे मेरे विचार, आपको जो सामने कोई बंदा बैठ के पढ़ रहा होगा तो मेरे भावों को समझेगा, मेरे विचारों को समझेगा, मेरे लिखने के वक्त की स्थिति को समझेगा। ठीक है, तो जिसमें मैंने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया वह तरीका क्या था मेरा, लिखित तौर पे मैंने किया है, तो वह क्या है, लेखन कौशल कहलाएगा। अब हम देखते हैं लेखन के प्रकार। लेखन के प्रकार में पहले आता है सुलेख, दूसरा आता है अनुलेख, तीसरा आता है श्रुतलेख। हो रही है क्या, सुलेख की। सुलेख कहता है क्या कि सुंदर लेखनी। सुंदर लेखनी से ये जरूरी नहीं है कि आपकी राइटिंग ही सिर्फ सुंदर हो। सुंदर लेखनी में सबसे पहले हमारा आता है कि आपको वर्णों का उचित ज्ञान हो। ठीक है, फिर जैसे कि बच्चे को जब पढ़ाया जाता है तो उनको पहले स्वर पढ़ाया जाता है, फिर व्यंजन पढ़ाया जाता है। पढ़ाने का ये तरीका हुआ, क्योंकि क ख ग में जब अ आ ई उ ऊ ए अन अ, ये जो हमारे स्वर हैं, ये जब उसमें ऐड होते हैं तो इससे भी कई शब्द बनते हैं हमारे। तो कहा जाता है क्या कि देवनागरी लिपि अगर आपको सिखाई जा रही है, उसके तहत जो वर्ण को आप जान रहे, व्यंजनों को जान रहे, स्वर को जान रहे, इसमें शुद्धता बहुत जरूरी है। क्योंकि जितने उच्चारण में शुद्धता जरूरी है उतने ही लिखने में भी जरूरी है। तो बात हो रही है सुलेख में कि जब आपको वर्णों का इसमें ध्यान देना होता है एक सुंदर लेख में। फिर जब हम बच्चे को लिखना सिखाते हैं तो कहते हैं कि कॉपी पे लिखने से पहले बाईं तरफ आप अपने हाशिया छोड़ना होता है, जिसको होता है ना कि एक स्पेस आपको छोड़ के तब लिखना होता है, और वो बिल्कुल उसको स्ट्रेट में लिखना होता है ताकि वो कॉपी में सुंदर दिखती होगी। आपने देखा होगा कि हिंदी की कॉपी पे ऐसे अगर कॉपी है, ये समझो इस साइड से मैंने कॉपी बनाया है, तो आप देखना कि यहाँ पे पेज में ऐसे लिखा रहता है, लाइन दी हुई रहती है छोटे बच्चों के क्लासेस में, और ये लाइन के इस तरफ आपको लिखना होता है। ठीक है, और बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से। इसमें भी लाइन, ये तो स्पेस में लिखना ही नहीं है, और इस स्पेस में जब आपको लिखना है तो यहाँ पे बिल्कुल सीधे सीधे लिखना है। लाइनिंग दी हुई रहती है। लाइनिंग वाली कॉपी हिंदी के लिए यूज होती है, या कोई भी लैंग्वेज के लिए, जैसा लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग वो आपकी कॉपी होती है। तो बात यहाँ हो रही है कि जब सुलेख में, एक तो है बच्चे को सुंदर लेखनी के लिए क्या है, वर्णों की ज्ञान होना चाहिए, व्यंजन उसको आना चाहिए, और शुद्धता जरूरी है। और बात हो रही है कि हाशिया छोड़ के लिखने का तरीका आना चाहिए। फिर से जो कहाँ पे मात्रा लगानी, जैसे कि अगर कोई लेख आपको लिखने के लिए दिया जा रहा है, कुछ लोग क्या गलती करते हैं, ई में मात्रा में गलती करते हैं। जैसे बड़ी ई और छोटी ई होती है ना, छोटी ई और बड़ी ई है, तो अगर आपसे बोला गया लिखो की, रा, एक ये की होता है, एक ये की होता है, दोनों की के अंतर अलग अलग है। ये की क्या है, कहता है कि किसी सेंटेंस को ये जोड़ा, और जैसे हम लोग कहते हैं कि, हम लोग कहते हैं कि ये बात होनी चाहिए, तो ये क्या, ये सेंटेंस को जोड़ रहा है, और ये क्या है, सेंटेंस के बीच में है। ठीक है, तो बात हो रही है कि इन सब चीजों का ध्यान रखना बच्चे को आना चाहिए। तो ये हमें सिखाना होता है बच्चे को लेखन कौशल के तहत सुलेख में। सुलेख का मतलब ये होता है कि उसकी राइटिंग अच्छी होने के साथ साथ, साफ सुथरी होने के साथ साथ, उसको ये सारे नियम आने चाहिए, तभी
उसकी राइटिंग को क्या कहा जाएगा कि सुलेख है, अच्छी लेखनी है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें कहता है अनुलेख। अनुलेख में कह रहा है, अनु से ही हम समझ रहे हैं, अनु से हम क्या समझ रहे हैं, अनुकरण करना, यानी कि किसी की कॉपी देके खुद कॉपी करना, है ना, उसको क्या कहते हैं, अनुलेख। तो यहाँ बात हो रही है कि टीचर जो भी चीज टीचर ने बोर्ड पे अपने लिखा है उसको आप जो कॉपी करते हो बिल्कुल एज इट इज ही लिखना है। टीचर जिस तरीके से शुद्ध उसने लिखा है उस चीज को ध्यान रखना है। तो इसके लिए पहले टीचर को यह सोचना होगा कि मैं बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन लिखूं। आपको याद होगा हम जब हम छोटे क्लासेस में ऐसा होता है, या जब हम लोग स्कूल टाइम में हम लोग रहते थे, मैं अपनी बात बता रही हूँ, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग जब किसी से कॉपी लेनी होती थी ना, किसी के अगर क्लास होमवर्क छूट गया या कुछ क्वेश्चन नहीं आंसर आ रहे, किसी से कॉपी लेना है, तो हम लोग उसकी कॉपी लेते थे जिसकी राइटिंग अच्छी हो, जो सही लिखता हो, जिसमें मिस्टेक होने के चांसेस ना के बराबर हो, हम लोग उसी की कॉपी लेते हैं। तो ताकि मेरी भी वो मिस्टेक नहीं हो, इस चीज का ध्यान रखने के लिए तो कहने की बात है कि अनुलेख वही अच्छी होगी जिसमें आप जिससे अनुकरण कर रहे हैं उसमें भी आप अपनी शुद्धता को, वर्णों की शुद्धता को, उसके उच्चारण को, एवरीथिंग का आप ध्यान रखोगे। ठीक है। पता चला एक सेंटेंस अगर की और की में अंतर हो गया, इस की जगह ये की अगर लिखा गया तो सेंटेंस वाक्य बदल जाता है, अगर इस की जगह ये की लिखा गया तो वाक्य बदल जाता है दोनों ही की, लेकिन इसमें अंतर होता है। तो ये चीज कह रहा है कि अनुलेख करते समय भी हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट कहता है श्रुत लेख। श्रुत लेख यानी कि डिक्टेशन हम बच्चे को सिखा रहे हैं, तो डिक्टेशन हम बच्चे को जब सिखाते हैं तो इसमें ये ध्यान रखना है कि बच्चे को क्यों हम डिक्टेशन एक ही चीज को 5 बार लिखने के लिए क्यों देते हैं, ताकि बच्चे को एक तो दिमाग में वो स्टोर हो जाए, दूसरी बात है उसकी राइटिंग सुधर जाए, इसका ध्यान रखते हैं ना। तो बच्चे की लिखावट पे इस पे बेन ध्यान दिया जाता है कि बच्चे की लिखावट, खासकर जैसे कि कुछ की आप देखोगे लिखावट बिल्कुल, लिखावट बिल्कुल साफ सुथरी होती है और कुछ की लिखावट जो होती है बड़ी उबड़ खाबड़ सी होती है, समझ में नहीं आती है। तो कहता है क्या कि लिखावट ऐसी बनानी है बार बार श्रुत लेख से कि बच्चे की लिखावट में गतिशीलता आ जाए, लिखने की प्रैक्टिस उसको हो जाए, क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस जो होती है ना, ये हमारे ये जो 3 उंगलियां होती है इस पर डिपेंड करती है, और ये 3 उंगलियां हमारे सीधे कनेक्टेड है ब्रेन से। ऐसे तो सभी फिंगर्स हमारे कनेक्टेड है, लेकिन ये लिखने वाली जो चीज है ना, ये हमारी, इसीलिए 3 फिंगर का यूज करने के लिए टीचर हमें सजेस्ट करते हैं। तो लिखावट पे विशेष ध्यान देने के लिए इसलिए कह रहा है क्योंकि उससे लिखावट बार बार आप लिखोगे किसी चीज को तो आपकी लिखावट एक तो स्ट्रांग होगी, दूसरी चीज आपको मेमोराइज हो जाएगी, दिमाग में सेट हो जाएंगे शब्द, और क्या है कि आपकी राइटिंग में गतिशीलता आ जाएगी, इसके लिए श्रुतलेख कराया जाता है। तो ये है हमारे लेखन के प्रकार। अब हम लोग देखते हैं लेखन के उद्देश्य।
बात हो रही है यहाँ लेखन के उद्देश्य की। अगर आपको मैंने 8 पॉइंट दिए, अगर आपको और भी मिलते हैं तो आप इसमें राइट नोट डाउन कर दोगे। कहता है क्या कि लेखन के पहला उद्देश्य कह रहा है कि वर्णों को ठीक ठाक लिखना आना चाहिए। ये ऑब्वियस सी बात है। वर्ण अगर आप सही लिखोगे तो भाई आपका कहा जाएगा कि लिखावट अच्छी मानी जाएगी। सुंदर लेख का अभ्यास करना, ऑब्वियस है कि अपने लेख को सुंदर बनानी है अच्छे तरीके से, ताकि अगर कभी कहा जाता है ना कि एग्जामिनेशन टाइम में बच्चों को हम लोग सिखाते हैं कि बोर्ड में जब कॉपी ओपन होगी तो आप ऐसा लिखना है। ये बोर्ड क्या, ऐसे भी स्कूल एग्जामिनेशन में अगर आपकी राइटिंग अच्छी होती है ना, टीचर पहले आपकी कॉपी उठाता है। अगर आप शुद्ध लिखते हो तो टीचर पहले वही बच्चे की कॉपी उठाता है जो बिल्कुल राइट लिखता है। राइट इन द सेंस आंसर तो राइट सही है, साफ सुथरी क्लीन कॉपी होती है जिसकी, उस बच्चे की कॉपी पहले उठाता है, पहले उसको चेक करके फिर बाकी बच्चों की कॉपी चेक करता है। क्योंकि इससे क्या होता है, टीचर का मूड भी ठीक होता है। दूसरी बात है, अगर एक बंदे का सही कॉपी हो गया तो फिर उसके अकॉर्डिंग वो बाकी कॉपियों को चेक इन करता है। ठीक है, तो ये चीज पे कहता है क्या, इसीलिए बार बार कहा जाता है कि बच्चों की राइटिंग अच्छी होनी बहुत जरूरी है, कि सुंदर लेख का अभ्यास करना। फिर है शुद्ध अक्षर विन्यास का ज्ञान करना। अक्षर लिखना सबको आता है, लेकिन शुद्ध करेक्ट लिखना बहुत जरूरी है, तो इसका ध्यान देना बहुत जरूरी है। वाक्य रचना के नियमों से परिचित होना। वाक्य रचना में कहीं पूर्ण विराम होता है, कहीं कॉमा होता है, कहीं सेमी कॉलम होता है ना। तो ये सारी चीजों का एक प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं। तो इन वाक्य आप जब बना रहे हो तो किसका किसके साथ रिलेशन कैसे बनाते हो, एक वाक्य से दूसरे वाक्य में कैसे जाते हैं, ये सारी चीज रचना करनी आपको आनी चाहिए। विचार तार्किक क्रम से प्रस्तुत करना। जब आप लिख रहे हो तो अपने विचार जो दे रहे हो तो उसमें एक लॉजिक होना चाहिए, तर्क के साथ होना चाहिए कि हाँ ये विचार आपके ऐसे हैं, मैं इस तर्क के साथ अपने विचार को प्रस्तुत कर रहा हूँ। ऐसी लेखनी में आपका होना चाहिए, तभी कोई आपके लेख को पढ़ेगा। नेक्स्ट कहता है लिपि शब्द मुहावरों का ज्ञान होना। आप देखते होंगे कि जो आर्टिकल आते हैं या कोई लेख लिखा जाता है किसी के ऊपर, तो उसमें अगर आप देखना कि कोई कहानीकार कहीं बीच में कोई मुहावरे क्या या कोई लोकोक्ति का यूज करता है, तो उसको हम लोग बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। या कोई कवि सम्मेलन में बैठते हैं या कोई स्पीच सुनने कहीं बैठते हैं, तो अगर वो शैली पे हम लोग ध्यान देते हैं, है ना, तो वो जब स्पीच देने जाते हैं तो वो लिखित लेकर आते हैं, उसी को आप बोल के बताते हैं, है ना। तो वो सारी चीजें जो हैं कि मुहावरे के साथ अगर आप लिखोगे तो अपनी बातें बहुत अच्छे से समझा पाओगे। तो वही बात कह रहा है कि लिपि आपकी अच्छी होनी चाहिए, इसका ध्यान देना है। शब्दों का ध्यान देना है कि शब्द में, शब्द कहा जाए कि हर तरह के होते हैं। एक कहा जाए इलॉजिकल, जिसमें जो होता है ना कि जो सुनने में भी अच्छे नहीं लगते, उस तरह के भी शब्द होते हैं। कुछ शब्द होते हैं जो आपके मन को शीतलता, दिमाग को शीतलता प्रदान करते हैं, तो ऐसे शब्द भी होते हैं। तो इसी चीज को कह रहा है कि लिपि शब्द मुहावरों का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है। वाक्य रचना शुद्ध वर्तनी, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना। वाक्य रचना जिसकी बात हमने यहाँ कही है, किसके नियम जानने जरूरी हैं। दूसरी बात क्या, शुद्ध वर्तनी, करेक्ट लिखना आना चाहिए आपको। और कहता है क्या, विराम चिन्ह, विराम चिन्ह में कहाँ लगाना है, कहाँ पॉज देना, कॉमा करना है, कहाँ फुल स्टॉप देना है, कहाँ हैफन देना है, ये सारी चीजों का आपको ध्यान देना जरूरी है। फिर कहता है बालकों में सृजनात्मक शक्तियों और लिखावट में निपुण करना। बालकों का मेन हमारा उद्देश्य लेखन का क्या है कि बच्चों में क्रिएटिविटी स्किल डेवलप करें। आप स्कूल लेवल तक तो बच्चे को बोल सकते हो कि आप ये लिख लो, आप उनको दे दोगे। लेकिन उसके बाद अगर आप बच्चे को कहते हो ना कि आप ये घर से लिख के आना, बच्चा अगर अपने शब्दों में उसको लिख कर लाता है, अपने विचार व्यक्त करता है, तो वह क्या, बच्चे की सृजनात्मक शक्ति क्या है, डेवलप हो रही है। और लिखावट में उसको निपुण बनाना है। ये सारे जो है 8 पॉइंट लेखन के उद्देश्य हैं। और अगर आपको और भी पॉइंट मिलते हैं आप इसको राइट डाउन करोगे। अब हम देखते हैं लेखन की शिक्षण विधि।
हमें लिखने के लिए तैयार करना। लिखने के लिए तैयार करना में कह रहा है क्या, एक आपने देखा होगा मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि आज जो बहुत ही अप्लाई की जाती है छोटे क्लासेस में, अब ये फिर से अप्लाई होते हैं। ये प्री नर्सरी और नर्सरी क्लासेस में ज्यादातर अप्लाई होते हैं, या प्ले में आपको बच्चे को जब भेजा जाता है तो उस समय टीचर क्या करते हैं, लिखने के लिए तैयार करना में कह रहे हैं बच्चे को, क्योंकि 2-2.5 साल का बच्चा है, 3 साल का, उसको कुछ नहीं आता बिल्कुल। मतलब आता तो सब कुछ है, गॉड ने उसको दे के भेजा है, बट होता है ना कि उसको अक्षर ज्ञान, हमें पेंसिल पकड़ाने से पहले टीचर क्या करता है, उसको लकड़ी के या हाँ लकड़ी के उसको छोटे छोटे अल्फाबेट्स दे दिए जाते हैं, एक ब्लॉक्स आती है लेटर बनी हुई, वो दे दी जाती है। देखिए मॉन्टेसरी मॉन्टेसरी विधि में है कि लकड़ी के बच्चे को वर्णों को दिया जाता है और उसके आधार पर वर्ण दिया जाता है, और इसमें उसे उंगली फेरने के लिए दिया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये हिंदी के सारे वर्ण है, क ख ग घ अंग, च छ ज झ ज्ञ, ये सारे हैं। इसके लेटर्स भी हैं, वो भी मुझे मिल नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे कहता है क्या कि ये बच्चे को इस पे पहले उंगली फेरना सिखाया जाता है। हम ऐसे भी सिखा सकते हैं, इस पे बच्चे पहले उंगली फेरते हैं, आप देख रहे हो मेरे ने उंगली फेर रही हूँ, और ऐसे करके इसमें जाते हैं। तो ये क्या है, बच्चा उंगली फेर के जिस हाथ से उसे लिखना होता है उस हाथ से उसको प्रैक्टिस कराई जाती है हर एक ब्लॉक में, और फिर धीरे धीरे उसको पेंसिल पकड़ाकर इस पे लिखी जाती है। अगर आपको दिख रहा होगा तो जूम करके आप देख सकते हो, इसमें पेंसिल फेरी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे को लिखना सिखाया जाता है। ये मॉन्टेसरी विधि में दिया गया है, ये मोस्टली अभी स्कूलों में हो रहे हैं। और पहले बच्चे को इस तरह के लकड़ी के दिए जाए, या गत्ते पे भी होते हैं, ये लकड़ी का बना हुआ है। तो इसमें बच्चे को मॉन्टेसरी विधि कहता है कि बच्चे को पहले लिखना सिखाया जाए, फिर बच्चे को पेंसिल पकड़ा के और उसे अक्षर ज्ञान सिखाना, लिखना सिखाना चाहिए। नेक्स्ट इसमें कहता है वर्णों की रचना सिखाना। वर्णों की रचना सिखाने में कहता है क्या कि इस विधि में पेस्टोलॉजी की रचनात्मक विधि आती है। पेस्टोलॉजी की रचनात्मक विधि आती है। इसमें पेस्टोलॉजी भी यही बात कहता है कि बच्चे की रचनात्मक विधि में कहता है कि बच्चे को लकड़ी की या प्लास्टिक के टुकड़ों को संकलित करने के लिए कहा जाए, और उससे बच्चे को रेखा बनाना, वृत्त बनाना और अर्धवृत्त बनाना उसको सिखाना चाहिए, ताकि बच्चे जब उससे रिलेटेड कोई वर्ण को देखते हैं तो वो वर्णों को उस टुकड़ों से मिलाकर बनाना सीखेंगे। जैसे आप देखोगे पहले क्या होता था कि चूड़ी के जो टुकड़े होते थे उससे हम लोग वर्ण बनाते थे, क ख ग, इस तरह से टुकड़ों से बन जाता है। जैसे कि ये क है तो ये रेखा मिल गई, या लकड़ी के स्टिक से हम कर लेते हैं, और यहाँ पे चूड़ी रख देते थे गोल वाली और इधर आधी वाली चूड़ी, तो इससे क्या होता है, क बन गया, व बन गया, ब बन गया। तो कहता है क्या कि बच्चे को ऐसे ही चीजों से सिखाने के लिए पेस्टोलॉजी कहता है। तो ये क्या है, रचनात्मक विधि इसकी नाम ये इसलिए हुई है कि बच्चा रचना करना सीख जाए, वर्णों का सीख जाए कि किस तरह से बनता है वर्ण, और इससे क्या है धीरे धीरे वो वर्णों की पहचान करना भी सीख जाता है और लिखना उसको सीख जाता है। नेक्स्ट इसमें कहता है शब्दों और वाक्यांशों की रचना सीखना। शब्दों और वाक्यांशों की रचना सीखने के लिए बात हो रही है कि एक जेकासर विधि है, इसको कहते हैं, इस विधि का नाम है जेकासर विधि है। इसमें क्या है कि बच्चे को वाक्य दे दिए जाते हैं और वाक्य उसके सामने प्रस्तुत किया जाता है, पूरा एक वाक्य प्रस्तुत किया जाता है, और बच्चा जो है उन वाक्यों का अनुकरण करके एक एक शब्द को लिखता है पहले, और फिर वो धीरे धीरे बच्चे को क्या होता है, ये तो हमने उसको शब्द लिखना सिखा दिया और उसको वो लिखना शुरू करता है। फिर उसमें क्या है कि बच्चे को वाक्य जो हमने पूरा प्रस्तुत किया उसमें वाक्यांश, यहाँ हो रही है वाक्यांशों की रचना, मतलब वाक्य का छोटा छोटा अंश लेके एक पूरे वाक्य की वो रचना करना सीखता है। ये जेकासर विधि है। इससे क्या है, बच्चे के लिखने का कौशल भी डेवलप होता है और उसकी श्रुत लेख अच्छी होती है, उसकी राइटिंग अच्छी होती है। फिर यहाँ बात हो रही है वही चीज की कि लेखन अभ्यास करना। बच्चा जितना लिखेगा उतना ही बच्चे की राइटिंग अच्छी होगी
और बच्चे को लिखावट अच्छी होने के बाद उसके उच्चारण भी शुद्ध होने लगेंगे, शुद्धता होगी उसके लिखने में, वर्तनी उसकी सही हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं, क्लासरूम के अंदर टीचर इसमें बच्चे को मदद करेगा इन शिक्षण विधियों के द्वारा। और 2 विधि ऐसी है, दूसरे एक विधि और है जिसको हम लोग कहते हैं परंपरागत विधि। परंपरागत विधि में कह रहा है क्या कि इसके अंतर्गत हम पहले बच्चे को क्या सिखाते हैं, बच्चे को हम पहले सिखाते हैं स्वर, फिर व्यंजन सिखाते हैं, फिर मात्रा सिखाते हैं, फिर बच्चे को शब्द सिखाते हैं, और फिर क्या है उसको वाक्यों की रचना करना बच्चा सीख जाता है। यह क्या है हमारी परंपरागत विधि है। तो यहाँ पे बच्चे को सबसे पहले हम स्वर का ज्ञान देते हैं, फिर व्यंजन का, फिर मात्रा लगाना सिखाते हैं उसमें, फिर वो शब्द बनाता है, शब्द सीखता है, और फिर क्या वाक्य बनाना वो सीख जाता है और लिखना शुरू कर देता है। ठीक है, तो लिखने की प्रक्रिया में जो हमारी ये बोलने की प्रक्रिया में आती है, भाषण की प्रक्रिया में आती है, पठन की प्रक्रिया में आती है, वही चीज यहाँ पर इसमें भी आती है, लिखने में भी। ठीक है, और एक विधि कहता है क्या, समान आकृति समूह विधि। कहता है क्या कि बच्चे को समान आकृति वाले, पहले बच्चे जब सीख रहे हैं तो उनको ऐसे शब्दों वर्णों को एक साथ रखना है जो एक जैसे ही थोड़े बहुत दिखते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि क भी क्या है, गोल घूम के बन रहा है ना, वृत्त और अर्धवृत्त को लेके बना हुआ है। व, यह भी क्या है, वृत्त और रेखा लेकर बना हुआ है। ब, तो यह सारे क्या है, एक जैसे ही है लगभग। तो ये क्या है, एक समूह में हम इनको रखेंगे, समान आकृति, यहाँ बात हो रही है समान आकृति समूह। समान आकृति वाले को एक समूह में रखकर बच्चे को ऐसे सिखाना है ताकि बच्चा जो, क्योंकि हम लिखने की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो जो यहाँ इसने बात कही थी ना वर्णों की रचना सीखना, तो यहाँ पे इसका ये काम आ जाएगा, क्योंकि बच्चा ये रचना करके सीख रहा है, फिर वो जब पेंसिल पकड़ेगा तो यहाँ पर वो रचना करना सीख जाएगा। ठीक है, और इसमें आप कह सकते हैं, एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि न। अब न जैसा टर्न में म भी होता है, म में देखिए न का टर्न आ रहा है, भ में भी कह सकते हैं। तो यह क्या है, एक जैसे ही है। तो इनको हम कह सकते हैं कि टीचर को जब क्लासरूम में वो सिखा रहा है तो बच्चे को एक जैसे समूह के सिखाएंगे तो बच्चा जल्दी सीखेगा और उसको लिखने की उसको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो उसी बात को कह रहा है कि समान आकृति समूह विधि। तो और अगर आपको कोई विधि दिखती है तो आप इसको जरूर से जरूर लिख लीजिएगा। तो यह थी हमारी लेखन की शिक्षण विधियां। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का ये लेखन कौशल समझ में आ गया होगा, और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और भाषाई कौशल के हमने चारों कौशल को कंप्लीट कर लिया है। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो पहले तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल पे बने रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।